नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम आपको लेके जाते हैं कुछ साल पीछे, क्योंकि मामला जो इस समय पूरी तरह से तूल पकड़ चुका है वो मामला है करनाल के गांव कम्बूपुरा के सरपंच करम सिंह की हत्याकांड से जुड़ा मामला है। आपको बता दें, हालांकि इस पूरे मामले के अंदर सीबीआई कोर्ट से जो आरोपी थे उनको उनको वहां से क्लीन चिट मिल चुकी है, उनके पक्ष में फैसला आया है, उन्हें बरी किया गया है। लेकिन इस पूरे मामले से जो करम सिंह का परिवार है वो संतुष्ट नहीं है। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर परिवार ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा दिया है। आपको बता दें, इस पूरे मामले के अंदर जो पूर्व सीपीएस पंडित जिलेराम साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले के अंदर जो करम सिंह सरपंच वाला परिवार है उन्होंने काफ़ी देरी के बाद अपील दायर की है। उनका साफ तौर पर कहना था कि ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया गया है। इस पूरे मामले का सनसनीखेज खुलासा जो अब होने जा रहा है वो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व सरपंच करम सिंह के बेटे राजेंद्र। उनसे हम पूरे मामले की जानकारी लेंगे और हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। राजेंद्र का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने कानूनी दायरे में रहकर और कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए उच्च न्यायालय के अंदर अपील दायर की है। चलिए सीधी बात कर लेते हैं राजेंद्र से। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ चुके हैं करम सिंह के बेटे राजेंद्र, उनसे जान लेते हैं। राजेंद्र जी, क्या मामला है पूरा, और सीबीआई का इंसाफ जो आ चुका था, इस पूरे मामले के अंदर जो आरोपी हैं उनको बरी किया गया है, क्या आप इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, इस फैसले से हमें कोई भी संतुष्टि नहीं है। इससे हमारे को बहुत ज़्यादा झटका लगा है, क्योंकि 13 साल की लड़ाई के बाद इनको बरी कर दिया गया। इस केस में मैं आपको पीछे से बता देता हूँ। 7/6/2011 को यह घटना हुई थी और मेरे फादर साहब ने एक दिन पहले ही इनकी एप्लीकेशन लगाई थी सीएम को, डीसी को और एसपी को, कि भी इन्होंने मेरे से नौकरियों के लिए पैसे लिए हैं और पैसे हटने की शिकायत की, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। तो उसकी कॉपी उनके बैग में भी मिली थी हमें लास्ट टाइम में, और उनका लास्ट में उनका जो बयान है उनको रिकॉर्डेड हुआ था, उसमें मेरे छोटे भाई ने रिकॉर्ड की थी और उसमें डॉक्टर भी वहीं थे और भी जो वहाँ काम करते हैं सरकारी अस्पताल में वो भी थे। उन्होंने कहा मैं जिलेराम शर्मा की कोठी पे गया था, वहीं मिले थे 2 जने, ये बात हुई थी। तो उसमें एक रिकॉर्ड हुई है, उसमें नाम लेते हैं, लेकिन वो लास्ट स्टेज थी तो वे नाम पूरे सही तरीके से नहीं ले पाते। उससे पहले मेरी भी बात होती है उनके साथ। मैंने पूछा था उस टाइम की उनको चोटें लगी हुई थी, तो मैंने पूछा भाई पापा जी क्या बात होगी, किस चीज़ ने टक्कर मार दी? तो वो बोले कि भाई मुझे टक्कर नहीं मारी, मेरे को पिटा है। जी पिटा है? कहा हाँ, मेरे को गाड़ी में पिटा है। मेरे साथ जिलेराम शर्मा के 2 आदमी और एक ड्राइवर था, उन्होंने मेरे को गाड़ी में पिटा और मेरे पेट में जहरीली सिरिंज मारी और मुझे कुछ पिलाया। भाई ऐसा क्यों हुआ? वो बोले मैंने इनकी दरख्वास्त लगाई थी इन पे डीसी पे, एसपी पे और सीएम को पैसे हटने की। इन्होंने मेरे से नौकरियों के लिए पैसे लिए हैं और पैसे दे नहीं रहे थे, इसलिए मैं इनके चक्कर काट रहा था और इन्होंने ये काम करवाया है। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद उनकी डेथ हो जाती है। जो उनका बैग होता है उसमें वो फोटोस्टेट कॉपी होती है। मैं वो कॉपी और वो सीडी बनवा के उस टाइम के जो डीएसपी हेडक्वार्टर थे सुरेंद्र सिंह बोरिया, उनको देता हूँ। पहले तो हमारी एफआईआर दर्ज नहीं होती है उस टाइम, बार बार आप घटनास्थल पे जाओ, आप उस पे जाओ, ये करो वो करो, ऐसा ही हुआ। तो उस समय जो उस में गवाह था एक जोगिंदर, उसके बयान भी उसमें सिविल लाइन थाने में हुए थे। उसमें उसने कहा है और उसके भतीजा है सुशील कि भी हमने करम सिंह को पैसे दिए थे नौकरियां लगाने के लिए, लेकिन वो बाद में हॉस्टाइल हो जाता है। उनके मजिस्ट्रेट के सामने बयान होते हैं सीबीआई कोर्ट में, लेकिन वो बाद में हॉस्टाइल हो जाते हैं। वो कहते हैं हमने ना किसी को पैसे दिए हैं ना, भाई हमें नहीं पता बस कुछ भी। जबकि जिनसे वो पैसे लेता है, वो चेक के थ्रू पैसे लेता है, उन वो गवाही देते हैं भाई इन्होंने जिलेराम शर्मा को पैसे देने के लिए हमारे से पैसे लिए थे 2 लाख रुपए। जो पी जैन का नाम आया था बीच में, वो हाँ जी, उसमें ये ऐसा था, उसमें एक मेरा कनेक्टर का था और एक और हम पापा के मामा का लड़का थे संदीप, उसका क्लर्क का था। उनके 2 जनों के पैसे जैसे जिले ओम प्रकाश जैन को गए थे और एक के थे और इस पे जिलेराम शर्मा पे।
तो ये फैसला कब आया, इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद फैसला कब आया? ये 31 जनवरी 2024 को ये फैसला आया था, जो मेरे पक्ष में नहीं आया। इससे हमें काफ़ी झटका लगा। तो जी फिर हम अपने जो हमारे वकील हैं उनसे हमने सलाह करी, तो वो बोले भैया आप हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओ। झटका लगता है, देखो हमें टाइम वो लगा थोड़ा उभरने में, 10-15 दिन महीना तो लगता है। और जो फैसले की कॉपी है हमें तो वो भी लेट मिली है। उसके बाद जो प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर है अपील डालने का, वो हमने पूरा फॉलो किया है। और ये कहते हैं कि भी हमने लेट डाली है, हमने कोई लेट नहीं डाली है। अगर हमने लेट डाली है तो माननीय हाई कोर्ट उस पर संज्ञान लेगा, वो देखेंगे। तो आपने कितने दिन के अंदर डाली, कौन सी तारीख को अपील की है? हाँ जी, ये लीगल प्रोसीजर होता है कि भी आपको जब फैसले की कॉपी मिलती है उसको 90 डेज़ के अंदर आपको डालनी पड़ती है। तो 90 डेज़ से मैंने पहले डाल दी थी जी। ये अप्रैल में डल चुकी थी, हमें डायरी नंबर मिल चुका था अप्रैल में। तो डेट कौन सी लगी हुई है? इसमें 5 सितंबर 2024 लगी है। तो ये बीच में पेंडिंग चली हुई थी जी, क्योंकि कोर्ट की छुट्टियां भी हुई हैं बीच में, जून में 1 महीने की छुट्टियां भी हैं। तो ये बिल्कुल झूठ फैला रहा है कि भी ये किसी राजनीतिक मैंने कौन सा इलेक्शन लड़ना है, वहाँ से इलेक्शन इन्होंने लड़ना है। ये पार्टियां बदल रहे हैं, सत्ता का लालच इनको है, पैसा ये लूट रहे हैं लोगों से। मैंने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी, मैंने लोगों की लड़ाई लड़ी है। मैंने अपने पिताजी को खोया है, मैं नहीं चाहता किसी और का पिताजी खोया जाए। वो नौकरियों के लिए फिर पैसे मांगेंगे, क्या करेंगे? अगर वो करोड़ों रुपए इलेक्शन में खर्च करेंगे तो वो कमाएंगे कहाँ से? वो इन्हीं चीज़ों से कमाएंगे, कहीं टेंडरों में पैसे लेंगे, रिश्वत लेंगे, ये काम तो करेंगे वो। इनके पैसे कैसे पूरे होंगे? आपकी सुरक्षा भी हटा ली गई है? जी, मेरी सुरक्षा 24 तारीख को हटाई गया। जो ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद ही किया हमने जी। मेरी सुरक्षा हटाने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इससे पहले हमने तो चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस? हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद हटाई है? नहीं, उससे पहले हटा दी गई थी, इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वहाँ। मैं इतना साधन संपन्न नहीं हूँ, परिवार में अकेला कमाने वाला हूँ। मेरे साथ अगर कोई ऐसी बात होगी तो मेरा परिवार कहाँ जाएगा? आप इकलौते हो? नहीं, छोटा भाई भी है मेरा, उसका अपना परिवार है, मेरा अपना परिवार है। लेकिन अगर मैं ही चले जाऊँगा तो फिर मेरे परिवार किसकी तरफ देखेगा? सुरक्षा की मांग की आपने? जी, सुरक्षा की मांग मैंने की थी, वहाँ चंडीगढ़ से भी की थी। और वैसे ही जो मैंने इनको जो आला अफसर हैं उनको अपना वो एप्लीकेशन दे दिया मैंने उनको। तो अभी तक कोई रिप्लाई किसी तरह का कुछ नहीं, मिला है? अभी कोई रिप्लाई नहीं आया जी, 2 दिन से अभी कोई रिप्लाई नहीं है। एक आत्महत्या की बात भी सामने आ रही है, आपने कहा है कि आत्महत्या करेंगे हम पूरा परिवार, हमें इंसाफ नहीं मिला। तो अभी तो लीगल प्रोसीजर बहुत बड़ा है, मैंने ये बात कही है। बच्चे अभी तो 13 साल हुए हैं, मैं 25 साल लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब मैं बता देता हूँ, ये आत्महत्या, अगर मैं इसको कहता हूँ कि भाई मैं आत्महत्या करूँगा, ठीक है जी, तो ये क्या उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा? मेरे को कहीं भी अगर मैं रास्ते में, मेरे पास सुरक्षा नहीं है, कहीं रास्ते में से किडनैप करा देगा है, 4 बंदे होंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ अकेला? कहीं भी सफेदे पे मेरे गले में फंदा डाल के टंगवा देगा, भाई इसने तो ये पहले ही कह रहा था आत्महत्या करनी है, तो मेरे को मरवा देगा। इसी चीज़ का यही फ़ायदा ही इसने मेरे फादर के साहब के केस में उठाया है। उन्होंने शायद इसको ये कहा हो, ये कह रहा है कि भी आत्महत्या है। अब मिड्डा जी का अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें लास्ट में वो कहते हैं हत्याकांड, वो ये कहता है कि भी हत्याकांड नहीं है, आत्महत्या है। इसको कैसे पता लगा भाई आत्महत्या? किसमें दर्ज हुआ था जब मुकदमा? 302 में हुआ था। हत्या का मामला है, वो हत्या का मामला है। उसके बाद हरियाणा पुलिस ने किए थे, फिर इसको SIT बना दी गई थी क्राइम ब्रांच में। उसमें इन पे करप्शन एक्ट भी लगा था, इनका पॉलीग्राफिक टेस्ट भी हुआ था। क्यों इन पर करप्शन लगाया गया? उसकी रिपोर्ट कहाँ है? पॉलीग्राफी रिपोर्ट कहाँ है? ये काफ़ी चीज़ें हैं जो माननीय हाई कोर्ट में हम उठाएंगे। तो ये आपने CBI कोर्ट में भी रखे थे ये सारी दलीलें? ये सभी रखी गई थी, लेकिन वहाँ हमें देखते हैं कि हमने ऑर्डर कॉपी तो पढ़ी है सारी, अब उसमें कोई काफ़ी चीज़ें नहीं है, तो उन्हीं फैक्ट के आधार पे हम आगे वो अपने फैक्ट रखेंगे। मतलब अब आपने पूरा प्रोसीजर अपना के इसको टाइमली आपने अपील की है? जी, मैंने अप्रैल में मैं कर चुका था। अप्रैल को मैं मेरा वहाँ जो मेरे को डायरी नंबर होता है वो मिल चुका था। तो लेकिन कोर्ट की छुट्टियाँ भी थी, ये पेंडिंग चल रही थी। अगर सीधी डायरेक्ट फाइल नहीं थी, इसमें टाइम लगता है। अगर आप दोबारा कोई अपील करते हो उसमें टाइम लगता है। जो उनका प्रोसीजर है वो आप माननीय हाई कोर्ट का, वो हमने बिल्कुल उसके हिसाब से चले हैं। तो आपके पापा से पहले भी किसी रिलेशन में आपकी डेथ हुई थी? किसकी हुई थी? वो पापा के बाद ही हुई थी। वो एक बिल्कुल साक्षी थे गवाह के, पैसे के लेन देन के। उनका नाम श्री चमेल सिंह था, वो गांव वैसर से थे। और
उसमें वो इसके ओम प्रकाश जैन के गुआ थे, उन्होंने अब भी अपने लड़के के पैसे दिए थे, लेकिन उनकी डेथ पापा की 7/6/2011 को हुई थी, उनकी 15/6/2011 को हुई। उनकी डेड बॉडी सेक्टर 4 चौकी के पीछे मिली है। उसमें भी मामला दर्ज 302 का ही हुआ। उनमें मामला भी 300 दर्ज का हुआ। उनके बच्चों ने वी कामराज जी द मोस्ट ऑनेस्ट आईजी थे उस टाइम के, उन्होंने कहा था कि मैं इसको आप लिख के दो, मैं इसको सीबीआई में भिजवाऊंगा। बल्कि उस टाइम जो मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने फ़ोन पे उनको डांट दिलाई थी कि तूने ऐसे क्या बोला है। ये वहाँ जो बंदे थे वहाँ उनकी कहावत है कि वहाँ स्पेशल फ़ोन आया था उनके पास उस टाइम, भाई आपने ऐसी बात क्यों कही, अभी सीबीआई में बेचेंगे इसको केस। पूरा का पूरा मामला यानी कि राजनीतिक दृष्टि में देखा जाए तो पूरी तरह से उलझा दिया, बहुत ज़्यादा उलझा दिया था। अब ये कहता है कि जिलाराम कहता है कि भाई ये राजनीतिक मामला है, उस टाइम भी इसने राजनीतिक रूप कहा था। उस टाइम भी हम वीरेंद्र राठौर जी के और अरविंद शर्मा के पोलिंग एजेंट रह चुके थे। मेरे फादर साहब 38 साल कांग्रेस में रहे हैं। जिस टाइम मेरा जन्म हुआ उससे 3 दिन पहले वो जेल से छूट के आए थे, जेल पर आंदोलन चला हुआ था। ये कल के कांग्रेस ये कहते हैं कि भी वो क्या था, ये तो भाजपा में चले गए ना। ये कितनी पार्टी बदली है इसने, हरियाणा जनहित कांग्रेस, फिर आज़ाद, फिर कांग्रेस, फिर आज़ाद, अब बीजेपी। अगर आपकी बीजेपी अगर इन्हें टिकट देके आप तो आज़ाद लड़ ले, कोई भरोसा थोड़ी है इनका। ये तो पॉलिटिकल सिलेक्शन है इनको पूरा। देखो जी, अब मैं इसके बारे में क्या कहूँगा, जो रैलियाँ करवा रहे हैं सारी चीज़ें पॉलिटिकल एक्शन है, सत्तारूढ़ पार्टी है इस टाइम। अच्छा, आपके पूरे मामले की जांच सीबीआई ने की थी? जी 11 मंथ उन्होंने सीबीआई ने जांच की थी। तो सीबीआई हारी, इससे मतलब कुल मिला के बात तो करें। सीबीआई के कहने पे तो मैं वहाँ गया हूँ, सीबीआई के कहने पे मैं माननीय हाईकोर्ट गया हूँ मैं। भाई हमारे को लीगल प्रोसीजर में टाइम लग जाता है, आप जाइए, आप हमारे से पहले जाइए, आप वहाँ एडमिट हो जाते हैं तो हमारे पास नोटिस हो जाएगा। मतलब सीबीआई ने आपको कहा था हाईकोर्ट में जाने के लिए? जी उन्होंने कहा था कि हमारे जो लीगल प्रोसीजर है हमें यहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी चंडीगढ़ ऑफिस से, फिर उसके बाद हेडक्वार्टर जाएगी, माननीय डायरेक्टर साहब हैं जो हमारा लीगल पूरा वो है, उसके पास रखे जाएगी, वहाँ टाइम लग जाएगा, आप जाइए और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। राजेंद्र जी, बात करें जिस तरह से जिलेराम शर्मा दलीलें दे रहे हैं, उससे क्या लगता है आपको? अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकता है ये, कुछ भी। अब जैसे ये दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी में आसन से भाजपा से टिकट मांग रहा है, कोई भाजपा से, आप भाजपा के बड़े लीडरों से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से कोई अपील करना चाहोगे? मैं तो जी अगर समय रहा ना तो मैं इनके लेटर भी लिखूँगा और उनसे अपील भी करना चाहूँगा, भाई अगर आपको ऐसे ही भ्रष्ट लोगों को पार्टी में रखना है तो ईमानदार पार्टियों के कार्यकर्ताओं से उम्मीद भी ना करें। जो आपकी दरी बिछा रहे हैं, वो आपके लिए सारा काम कर रहे हैं, आपके लिए सारे रैलियों में इंतजाम करते हैं, तो उनका कोई भविष्य नहीं है, तो आपकी पार्टी में लाइन लगेगी छोड़ने वालों की। राजेंद्र, परिवार की क्या स्थिति है इस समय? कितना डर, कितना खौफ है? परिवार खौफ में है। सुरक्षा जाने के बाद तो मेरा परिवार तो ये सोच रहा है कि भाई ये है तो हम हैं, अगर मैं नहीं तो वो भी नहीं है। तो कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है, किसी एक्सीडेंट में मरवा सकते हैं, किसी केस में फंसवा सकता है, कुछ भी करा सकता है। मैं यही बात कह रहा हूँ, मेरे हत्या के केस कोई आत्महत्या भी करार दे सकता है। आपने जिला प्रशासन को चिट्ठी लिखी है सुरक्षा के लिए? जी मैंने चिट्ठी लिखी है। मिले और डीसी एसपी करनाल से? अभी मैंने सिर्फ जो मैंने लेटर दिए हैं वो है, क्योंकि वक्तम से लिखतम अच्छा होता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, चिट्ठी चलती है, उस पर कार्रवाई होती है। हाँ जी, क्योंकि आजकल देखो इलेक्शन टाइम है, कहीं रैलियाँ चल रही हैं, कुछ नहीं मान्य नहीं बैठे होते। अगर मैं वहाँ पकड़ा आऊँगा, उस पर नंबर लगा देंगे, पड़ी रहेगी वो। इलेक्शन कमीशन से भी मिलोगे? जो उनको यह है कि जिनके ऊपर मुकदमे चले हुए हैं वह, और मैं को तो पूरी कोशिश करूँगा, और जहाँ तक मेरी होगी तो मैं हर जगह जाऊँगा, हर दरवाजे खड़काऊँगा मैं। राजेंद्र, जो ये मुकदमे दर्ज हुआ था, किस किस के खिलाफ हुआ था? ये जी स्टार्टिंग में ये ओम प्रकाश जैन और जिलेराम शर्मा के खिलाफ हुआ था। जो पूर्व मंत्री है ओम प्रकाश जैन? जी वो सब उनकी डेथ हो चुकी है, वो स्वर्ग में, हम नरक में। अब उनकी डेथ के बाद मैं कुछ नहीं कहूँगा। एक व्यक्ति और भी है इसमें? हाँ जी, उसका नाम है राजेंद्र शर्मा जी। वो कहाँ से है? वो पानीपत से है, वो इसका ओम प्रकाश जैन का पीए था। अच्छा। हाँ जी, उसके थ्रू उस टाइम पैसे गए थे। तो वो भी शामिल है अब इस जो आपने अपील की है? हाँ जी, वो भी शामिल है। क्या गुहार क्या लगाओगे इस समय बात करें उच्च न्यायालय से भी? मैं उच्चतम न्यायालय से करूँगा, जो
भी आपको अगर मेरे केस में अगर कहीं मेरे साथ अन्याय हुआ है तो मेरे को न्याय दिलवाए। और मेरे को स्टार्टिंग से ही मेरे को माननीय उच्च न्यायालय से ही न्याय मिला है। सीबीआई की जो जांच हुई वो भी उच्च न्यायालय से हुई थी, सरकार ने नहीं दी थी। जो इनकी जमानत खारिज हुई वो भी उच्च न्यायालय से हुई थी, सुप्रीम कोर्ट से भी इनकी जमानत खारिज हुई थी। आपको किसी तरह का कोई प्रलोभन भी दिए जाने का प्रयास किया? जी, मेरे को प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, और जो मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि कुछ अपने भी हैं, कुछ पराए भी हैं। अगर मैं उनके साथ लड़ता तो मैं शायद आज यहाँ तक नहीं होता। उसमें जो मैं एक रिकॉर्डिंग दी है मैंने, वो 39 मिनट्स की है। उसमें एक व्यक्ति दोनों की तरफ से हमें घर जाके पहले तो मेरे से बात करता है। मैंने उसको कहा भाई आप मेरे इस केस से दूर रहो, तो उसने देखा भाई ये नहीं मानेगा, तो परिवार के बीच में पहुंच जाता है। तो फिर मेरे परिवार वाले मेरे को फ़ोन करते हैं, महा जी ये मानता नहीं है, इसके खिलाफ़ कार्रवाई करो। तो हमने उसकी रिकॉर्डिंग की, उसको पता था अभी रिकॉर्डिंग होएगी। हमने उसको कह दिया मगर ज़्यादा करेगा तो हम तेरी रिकॉर्डिंग करेंगे। आपके घर पे ही आए थे? वो मेरे घर पे ही आए थे। कब की बात है ये बात है जी 2012 की। अच्छा, हाँ उसी जी, समय दिसंबर जब मामला हुआ। हाँ जी, हाँ जी। जी। उसके बाद हाँ जी 2011 की 2011। अच्छा, लोगों से कोई अपील करोगे हरियाणा के करनाल के लोगों से? मैं तो समस्त जनता से अपील करूँगा, हरियाणा क्या जहाँ भी इलेक्शन होगा मैं ये करूँगा भाई, जो ये दल बदलू हैं और सत्ता के लोग भी हैं, ये जिनके ऊपर सीरियस केस चले हुए हैं, इनको वोट ना तो वोट दें ना सपोर्ट करें, और इनको बाहर भगाने का काम करें। अन्यथा आज मेरा ये हाल है, कल आपका भी हो सकता है। राजेंद्र, आखिर में बात करें, आपको क्या लगता है जो अपील की है वो आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी? जी 100% उम्मीद है मुझे, माननीय उच्च न्यायालय से ही न्याय मिलेगा मुझे। चलिए, आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और सभी का आपका धन्यवाद, आपके फ्लावर्स कर सकें। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर हमने पूर्व सीपीएस पंडित जिलेराम शर्मा से जब बात की तब उन्होंने जो कहा है वो एक बार आपको सुनवा देते हैं। पंडित जी, बात करें, अभी कल ही मामला सामने आ रहा है, सीबीआई कोर्ट के खिलाफ दोबारा से पिटीशन डल गई है हाई कोर्ट के अंदर कमूपुरा के पूर्व सरपंच को लेकर, करम सिंह को लेकर। क्या लगता है आपको, वो क्या जिस तरह से मांग कर रहे हैं इंसाफ की, क्या लगता है कि आपको? ऐसा है, ये गुमराह करने की बात है। कोई पिटीशन नहीं डली, अपील डली है। अपील जो है मैं जो है माननीय सीबीआई कोर्ट ने 31 जनवरी को 2024 को मेरे को जो है ना बाइज्जत बरी किया था, और माननीय कोर्ट का मैं जो है ना जो भी फैसला उसका सम्मान करता हूँ। और दूसरी बात रही है जो है ना इन्होंने जो अपील डाली है वो सीबीआई के खिलाफ भी और मेरे खिलाफ भी जो है मतलब अपील मतलब ये डाली है। लेकिन ये जो कहना कि भाई वो अपील मंजूर हुई है, अभी कोई मंजूर नहीं हुई है। पास उसकी तारीख लगी है हाई कोर्ट में। माननीय हाई कोर्ट जो है ना उसको मेरे को भी नोटिस देगा, और क्या आगे जो है ना मतलब कोर्ट का फैसला होगा, जो भी होगा हमें मंजूर है। दोस्तों, कुछ भी हो, ये पूरा का पूरा मामला खुलकर सामने आ चुका है। करम सिंह के बेटे की स्टेटमेंट भी सामने आ चुकी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने कानूनन प्रक्रिया के अंदर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, और जबकि पंडित जिलेराम शर्मा जो इस मामले के अंदर जिनको पहले इंसाफ मिल चुका है सीबीआई कोर्ट में, उनका क्या कहना है वो भी आपने सुन लिया है। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स।